हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्लो स्टडी क्लब। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है वैद्युत विभव एवं धारिता का फर्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। और हम लोग जैसे कि मैंने क्लास में बताया था कि एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है, जो भी चैप्टर में है, उन सारे टॉपिक पर एक एक मैं वीडियो बनाऊंगा और फुल्ली डेप्थ में होगा। साथ ही साथ जो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होगा उसको दो पार्ट में बनाया जाएगा। इट मींस कि उसके दो वीडियो को मैं शूट करूंगा ताकि आपका कंप्लीट टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। साथ ही साथ टॉपिक करते वक्त हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो संभावित है, मतलब जो आ सकते हैं आगे के एग्जाम में। तो चलिए, इतना बात को ध्यान रखते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत विभव एवं धारिता पर चर्चा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करूं तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वैद्युत विभव। मतलब वैद्युत विभव और धारिता जो सेकेंड चैप्टर है उसका फर्स्ट टॉपिक है आपका क्या चीज, वैद्युत विभव। और आज की इस वीडियो में कंप्लीट बातें होगी सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक पर, और वो कौन सा है, तो वो है हमारा वैद्युत विभव। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए हमारा पहले नंबर डिफिनेशन मिलता है, और डिफिनेशन क्या है कि किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एवं आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर क्या कहा जाता है, वैद्युत विभव कहा जाता है। अब डिफिनेशन को पढ़ने से आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया होगा, तो आइए डिफिनेशन को तोड़ तोड़ कर हम लोग देखते हैं कि ये डिफिनेशन कहना क्या चाहता है हमको। तो सबसे पहले समझिएगा, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि यदि हमारे पास कोई एक आवेश है तो वो आवेश अपने चारों तरफ उत्पन्न करता है एक वैद्युत क्षेत्र। हमारे पास यहां पर एक प्लस क्यू आवेश है, और चूंकि यह आवेश है तो ये अपने चारों तरफ, आसपास चारों तरफ उत्पन्न करेगा क्या चीज, वैद्युत क्षेत्र। इस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को मैंने इस तरीके से दिखलाया है। तो ये है हमारा वैद्युत क्षेत्र। अब इस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है हमारे पास, यहां पर एक बिंदु है और उस बिंदु का नाम क्या है, पी। ध्यान से समझना, डिफिनेशन को तोड़कर समझने जा रहे हैं। अब अनंत पर एक कोई दूसरा आवेश है क्यू। अनंत पर दूसरे आवेश जो क्यू है उसको वैद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक, किस बिंदु तक, पी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा उस कार्य और इस आवेश का जो अनुपात होगा, अनुपात मतलब बट्टा होगा, उसको क्या कहा जाएगा, वैद्युत विभव कहा जाएगा। इस क्यू आवेश को अनंत दूरी से इस वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, जो कि यहां पर बिंदु हमारा P नजर आ रहा है, इस P बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा वो कार्य और इस आवेश का जो अनुपात होगा, अनुपात मतलब बट्टा होगा, उसी को क्या कहा जाता है, वैद्युत विभव कहा जाता है। मतलब वैद्युत विभव अनुपात है कार्य और आवेश का। कौन सा कार्य, तो अनंत से क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य बट्टा जिस आवेश को लेकर आ रहे हैं उस आवेश का परिमाण। ये आवेश नहीं होगा, जिस आवेश को लेकर आ रहे हो उस आवेश का परिमाण। इन दोनों का जो अनुपात होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, वैद्युत विभव कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम क्या चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरी चीज कि यदि मैं बात करूं कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र, जो हमारा वैद्युत विभव होता है उसे क्या चीज से परिभाषित किया जाता, तो डियर स्टूडेंट वैद्युत विभव को हम लोग कैपिटल वी से, बड़ा वी से प्रदर्शित करते हैं, सूचित करते हैं। दूसरी चीज कि इस वैद्युत विभव का यदि हम एसआई मात्रक पर बात करें तो आइए जरा ध्यान समझिएगा। एसआई मात्रक पर बात करने से पहले यहां पर समझो, वैद्युत विभव को क्या चीज सूचित किया जाएगा, वी से। बहुआ कार्य को क्या चीज सूचित किया जाता है, डब्ल्यू से। और आवेश को क्या चीज सूचित किया जाता है, क्यू से।
आवेश को क्या चीज सूचित करेंगे? Q से। तो हमारे पास एक सूत्र बना और वो सूत्र क्या है? V बराबर W बट्टा Q, जहां V है वैद्युत विभव, W है कार्य और Q क्या है? आवेश। वो कौन सा आवेश है? Q कौन सा आवेश है? वह आवेश जिसको अनंत से लेकर जाया गया है कहां तक? उस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। ठीक है, इतना समझना। अब बात करते हैं SI मात्रक का। तो हमें निकालना है वैद्युत विभव का SI मात्रक। इस वैद्युत विभव के SI मात्रक निकालने के लिए इसके सूत्र में ऊपर आया है कार्य और नीचे आया है आवेश। तो ऊपर कार्य का SI मात्रक क्या होता? जूल। आवेश का SI मात्रक क्या होता? कूलम्ब। जूल को क्या चीज सूचित करते हैं? जे से। आवेश के SI मात्रक को क्या चीज सूचित करते हैं? कूलम्ब होता है और कूलम्ब को सी से सूचित करते हैं। तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम्ब। जूल प्रति कूलम्ब, जूल प्रति कूलम्ब एसआई मात्रक किसका है? वैद्युत विभव का। आया हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। उसके बाद एक और चीज मैंने बोला कि जूल प्रति कूलम्ब को क्या कहा जाता? वोल्ट। जूल प्रति कूलम्ब को क्या कहा जाता? वोल्ट। और डियर स्टूडेंट, वोल्ट को छोटू डी से सूचित किया, छोटू वी से सूचित किया जाता है। वोल्ट को क्या चीज सूचित किया जाएगा? छोटू वी से सूचित किया जाता है। वैद्युत विभव को क्या चीज सूचित किया जाता है? तो बड़ा वी से। और जो हमारा वैद्युत विभव का एसआई मात्रक या तो जूल प्रति कूलम्ब बोलोगे या तो वोल्ट बोलोगे। तो वोल्ट को क्या चीज सूचित किया जाएगा? छोटू वी से सूचित किया जाता है। और उसके बाद से यहां पर आगे का लाइन देखिएगा तो लिखा हो कि यह एक अदिश राशि है। अब देखो फिजिक्स में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं कि कौन सा ये राशि है, ये कौन सी राशि है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि जो हमारा आवेश है वह एक अदिश राशि है, ठीक वैसे ही सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो कि वैद्युत विभव है, ये भी कौन सी राशि है? ये भी आपके अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब, अदिश राशि वैसी राशि होती है जिनके पास परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होता। तो चूंकि वैद्युत विभव हमारे यहाँ अदिश राशि है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास परिमाण है लेकिन दिशा नहीं होगा। ठीक है, इतना समझने के बाद, इतना समझने के बाद एक आपका दूसरा परिभाषा है क्या चीज का? वैद्युत विभव का। अब थोड़ा समझना, पहले परिभाषा के अकॉर्डिंग इसके अनुसार हमने समझा कि अनंत से आवेश को ले जाने में किया गया कार्य और उस आवेश, इन दोनों का जो अनुपात, इन दोनों का जो बट्टा होता है उसी को क्या कहा जाता? वैद्युत विभव कहा जाता। जबकि दूसरा डिफिनेशन कह रहा है कि एकांक धन आवेश को, वैसा आवेश जिसका परिमाण क्या हो? एकांक, मतलब एक कूलम्ब हो, और धन आवेश मतलब कि वो ऋणात्मक नहीं हो, कैसा हो? धनात्मक। मतलब हमारे पास एक कूलम्ब धनात्मक आवेश है, उसको अनंत से लेकर जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक, अनंत से लेकर जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक। तो उसको ले जाने में किया गया कार्य जो होगा वो कार्य ही कहलाता है वैद्युत विभव। वो कार्य ही कहलाता है वैद्युत विभव। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, नहीं आ रहा है तो आना चाहिए क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं। क्या चीज? कि सर आपने यहां पर बोला कि कार्य और आवेश ये दोनों के अनुपात को कहा जाएगा वैद्युत विभव, जबकि इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कार्य को क्या कहा जाएगा? वैद्युत विभव। कार्य को ही क्या कहा जाएगा? वैद्युत विभव। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कैसे? सुनिएगा जरा ध्यान से बाबू। इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आवेश के जो मान है इसको कितना कूलम्ब कर दिया गया है? एक कूलम्ब। मतलब वैद्युत विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश की जगह पर कितना लिखा जाएगा? एक कूलम्ब। तो बट्टा में एक लिखने की आवश्यकता होती है क्या हमें? नहीं। कैसे? यदि मैं x लिखूं तो इसका मतलब ही हुआ कि बट्टा में क्या है? एक है, लेकिन लिखा नहीं जाता। यदि मैं यहां पर 5 लिखूं तो इसके मतलब ही यह है कि 5 बट्टा क्या है? एक है। तो क्या एक को लिखा जाता? नहीं, एक को बट्टा में लिखा नहीं जाता है।
ठीक वैसे ही ये आवेश यदि हमारा 1 कूलम हो जाएगा तो इसको आवेश की जगह पर 1 कूलम लिखोगे तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। उस कंडीशन में कार्य ही बराबर हो जाएगा वैद्युत विभव के। कार्य ही बराबर हो जाएगा वैद्युत विभव के। कब? जब आवेश को कितना लोगे? 1 कूलम। 1 कूलम आवेश को क्या बोला जाएगा? एकांक आवेश। कौन सा आवेश बोला जाएगा? एकांक आवेश। और एकांक आवेश धनात्मक लेना है कि ऋणात्मक? बोल रहा है धनात्मक। तो 1 कूलम आवेश को अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाने में किया गया जितना भी कार्य होगा वही कार्य क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव। यहां पर आपको अनुपात बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि यहां पर आपने आवेश के मान को कितना कर दिया है? 1 कूलम, और बट्टा में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कार्य बराबर ही होगा वैद्युत विभव के। कार्य बराबर ही होगा वैद्युत विभव के। किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? एकांक धन आवेश लेकर परिभाषित करते हो तो इसी फॉर्मूला के अनुसार निकल कर आ जाएगा कि कार्य बराबर हो जाएगा क्या चीज के? वैद्युत विभव के। ठीक है, तो वैद्युत विभव का 2 परिभाषा, एक यहां पर रहा और एक हमारा ये रहा। वैद्युत विभव को क्या चीज सूचित किया जाता है? V से। वैद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम को क्या कहा जाता? वोल्ट कहा जाता। और वोल्ट को क्या चीज सूचित किया जाएगा? छोटू V से सूचित किया जाता है। वैद्युत विभव कौन सी राशि है? डियर स्टूडेंट, वैद्युत विभव हमारा अदिश राशि है, मतलब इसके पास परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होता। ठीक है, अब जरा सुनो, लास्ट हमारे पास ये रहा कि आपको बताना है, ये क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट वैद्युत विभव को परिभाषित करना है कि 1 वोल्ट वैद्युत विभव किसे कहा जाएगा। डियर स्टूडेंट, 1 वोल्ट बोलो या वोल्ट के जगह पर लिख सकते हो जूल प्रति कूलम। वोल्ट के जगह पर लिखा जा सकता है जूल प्रति कूलम, कुछ भी चीज। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने समझा है कि वोल्ट जूल प्रति कूलम को ही वोल्ट कहा जाता है और वोल्ट की जगह पर लिखा जा सकता है जूल प्रति क्या चीज? कूलम। क्लियर है? आइए परिभाषा देते हैं कि 1 वोल्ट वैद्युत विभव को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। पहले बात को जरा ध्यान समझिएगा। इस बात को समझने के लिए हमने यहां पर एक चीज लिखा है कि चूंकि हम जानते हैं कि जूल प्रति कूलम को क्या कहा जाता? वोल्ट कहा जाता। तो 1 वोल्ट परिभाषित करने के लिए हमारे द्वारा किया गया कार्य भी कितना होना चाहिए? 1 जूल। और आवेश का परिमाण भी कितना होना चाहिए? 1 कूलम। 1 वोल्ट को परिभाषित करने के लिए किया गया कार्य कितना होना चाहिए? 1 जूल। और हमारा आवेश का परिमाण कितना होना चाहिए? 1 कूलम। तो 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल बटा 1 कूलम। अब इसी बात को समझना, क्या लिखा हो कि यदि 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो? 1 जूल हो। 1 कूलम आवेश को लेकर आया अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। अब उसको लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल होगा तो उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वो कितना वोल्ट हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। कितना वोल्ट हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। कैसे? आइए थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट, वैद्युत विभव बराबर होता है कार्य बट्टा क्या चीज? आवेश। कार्य बट्टा आवेश। कार्य कितना जूल होना चाहिए? 1 जूल। आवेश कितना होना चाहिए? 1 कूलम। कार्य कितना होना चाहिए? 1 जूल। आवेश कितना होना चाहिए? 1 कूलम होना चाहिए। अब देखो, जरा 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। और डियर स्टूडेंट, अभी समझा, जूल प्रति कूलम्ब को क्या कहा जाएगा? जूल प्रति कूलम्ब को वोल्ट कहा जाता है। तो आपका वैद्युत विभव V बराबर आ गया 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कैसे आया? 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से लेकर जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, तो ले जाने में किया गया कार्य कितना होना चाहिए? 1 जूल होना चाहिए। तो उस स्थिति में उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वो कितना वोल्ट कहलाएगा? वो वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। डिफिनेशन पढ़ लीजिए। यदि 1 कूलम धन आवेश को
अनंत से लेकर जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र तक। जब भी आपका वैद्युत विभव को परिभाषित करना होगा तो आप आवेश को कहां से उठाएंगे, अनंत से कहां तक लेकर जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक। तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक ले जाने में किया गया कार्य, जो लेकर जा रहे हो तो किया गया कार्य कितना होना चाहिए, 1 जूल होना चाहिए। तो उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव कहलाता है वो कितना वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमारा वैद्युत विभव इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। आगे का जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एक और टॉपिक है विभवांतर। विभवांतर को भी समझेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे और हम देखेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह लाइन मतलब बिजली कैसे प्रवाहित होता है। वो टॉपिक जुड़ा हुआ है, क्या चीज से जुड़ा हुआ है, विभवांतर से। आप देखना कि विभवांतर की वजह से ही किसी व्यक्ति को करंट मारता है, लाइन की झटका लगते हैं। विभवांतर की ही वजह से किसी व्यक्ति को कोई तार पकड़ भी लेता है तो उसको झटका नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, ये सारी चीज को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा होने वाला है वैद्युत विभव पर नहीं होगा, विभवांतर पर होगा और समझेंगे विभवांतर क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।